नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें-बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, जैसे-जैसे 2024 के जनरल इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं, उसी के साथ-साथ कांग्रेस और उसके इंडिया अलायंस के पार्टनर्स की चुनाव की तैयारियां भी तेज हो रही हैं। कांग्रेस और उसके अलायंस पार्टनर्स एक बड़ी ही सिंपल स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। वो स्ट्रैटेजी है डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी। और कहीं न कहीं आपने जो उदयनिधि स्टैलिन का जो वक्तव्य सुना, वो भी कहीं उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। क्योंकि जित अभी पूरे भारत में एक तरह से काफ़ी हंगामा मचा हुआ है कि कोई कैसे कह सकता है कि सनातन धर्म की समाप्ति उसका एकदम मूल से ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ठीक है? ऐसा कैसा कह रहा है? और जब कांग्रेस और उनके नेताओं से इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो उनका कोई भी नेता इस बात को कंडेम नहीं कर रहा है या फिर उनके जो भी जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं, वो कोई भी कंडेम नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप देखिए, तो जब नुपुर शर्मा का जो हुआ था, उसके जब वो जिस तरह से कांग्रेस और उनके अलाइज ने उसकी घोर निंदा की थी और ये डिमांड की थी भाई उनको जेल में डाला जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। इस बार ऐसा कहीं पे भी कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है। वो कहीं न कहीं उसको सपोर्ट ही करते नज़र आए हैं। तो उसको बचाने के लिए ही नज़र आए हैं। तो इसके पीछे एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, जो कि डिवाइड एंड रूल वाली है। वो क्या कर रहे हैं कि भारत के इलेक्टोरेट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे रहे हैं। एक हिस्सा जो है, आपका नॉन हिंदूज़ का है और एक हिंदूज़ का है। तो नॉन हिंदूज़ में इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को ये वोट्स मिलते थे। लेकिन तब क्या होता था कि क्योंकि अलग-अलग लड़ते थे, तो ये जो वोट्स थे इधर-उधर छिटक-फिटक जाते थे, लेकिन एक बल्क वोट इन लोगों का वहाँ पे जाता था जो कि लगता था कि जो बीजेपी को ज़्यादा हरा सकता है। उसी के तहत अब क्या हो गया है कि ये जो 20% का जो वोट बैंक है, ये वोट बैंक काफ़ी अब एक पूरे अलायंस को जाएगा, ठीक है? तो यानी कि एक हर एक सीट पे एक बंदा है, तो उसी को वो 20% का जो जो वोट्स है वो उनको तो मिल जाएँगे। दूसरा उनका स्ट्रैटेजी क्या है दोस्तों? जो ये नॉन हिन जो ये हिंदू जो इलेक्टोरेट है, उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, उसमें भी वो लोग फूट डाल रहे हैं और वो फूट डाल रहे हैं एससी-एसटी के नाम पर, अगड़े-पिछड़े के नाम पर, ठीक है? या फिर जहाँ पे लैंग्वेज का इश्यू बनाया जा सके, जैसे कि आपका चेन्नई हो गया, चाहे कर्नाटक हो गया, ठीक है? ऐसे-ऐसे जगहों पे वो जो हिंदू वोटर है, उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो उनका बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर ये जो 80% का जो हिस्सा है, अगर उस 80% में से अगर 20 25-30% भी अगर वो मिल जाता है, तो काफ़ी बड़ा चंक जो है कांग्रेस के पास आ जाएगा। कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के पास आ जाएगा और ये जो हिस्सा है उसको अ, ए एक बहुत ही अच्छा चांस दे देगा कि ये सीट्स में कन्वर्ट हो सके। ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं कि ये भारत के 100 लोग हैं, ठीक है? तो 100 लोगों में से 20 लोग आपके नॉन हिंदूज़ वाले हो गए। तो इस 20 में से जो नॉन हिंदूज़ वाले हैं, इनका वोटिंग पैटर्न देखना भी है ज़रूरी है। तो ये जो जो ये 20 लोगों का जो वोटिंग पैटर्न है, इस 20 में से 18 लोग जाएँगे ही वोट देने के लिए, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कांग्रेस को ये 18 वोट तो मिल गए आपके यहाँ पे, है ना? उसके बाद क्या है कि हिंदू वोट का काफ़ी बड़ा पोर्शन है, लेकिन ये हिंदू वोट में से क्या बोलते हैं, इसका जो 60% लोग ही वोट देने जाएँगे, ठीक है ना? तो यानी कि 80 में से सिर्फ़ 60 लोग जाएँगे वोट देने के लिए, यानी 20 निकल गया, ठीक है? और उसके बाद इस अगर इस जो ये 60 लोगों का जो ग्रुप है, इस 60 लोगों में से अगर कहीं 15 से 20% लोग भी, ठीक है, अगर इसको भी छिटका दिया जाए, तो इनके पास जो 18 लोग यहाँ पे पहले से ही हैं और 20 लोग यहाँ पे और आ जाएँगे। तो 20 और 18 38% तो मतलब 38-40% तो इनका हो जाता है, ठीक है। तो ये 40% अगर वोट बैंक इनको मिल जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पीटिंग फ़ोर्स बन जाएँगे। और बेसिकली कांग्रेस इसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है कि उनके पास 18 लोग ऑलरेडी हैं और ये जो 60 लोग हैं, उस 60 में से अगर 15-20 लोग भी अगर उनके साइड में वोट देना चालू कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी इनकी है और इसी स्ट्रैटेजी के तहत ये काम कर रहे हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है जैसे कि कर्नाटक में उन्होंने दुनिया भर के फ्रीबीज़ दे दिए, ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे,
ठीक है? तो ये भी स्ट्रैटेजी है, तो एक फ्रीबीज़ वाला जो भी वोट बैंक है, वो भी उनको कहीं मिलने के चांसेस हैं। तो बेसिकली अगर उनको 40% का करीब अगर मान लीजिए कि उनको मिलने का वो है, क्या बोलते हैं, चांसेस है, तो ये इनको एक तरह से नंबर ऑफ जो इनकी जो सीट्स है, इसको बढ़ाने में काफ़ी काम आ सकती है और आनी आनी चाहिए। और इनका जो इंडिया अलायंस है, वो भी कहीं न कहीं इसी स्ट्रैटेजी के तहत बनाया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेके आ सकें। और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँगी, उसके बाद वो लोग अपना आपस में लड़ झगड़ लेंगे और देख लेंगे किसको भाई पीएम बनाना है और किसको क्या बनाना है। तो बेसिकली कांग्रेस की ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है और इसी स्ट्रैटेजी पे वो लोग काम कर रहे हैं। अगर बीजेपी को इस स्ट्रैटेजी को तोड़ना है, ठीक है, या फिर अ, इस स्ट्रैटेजी को काउंटर करना है, तो उन्हें ये देखना पड़ेगा जो उनका जो कोर वोट बैंक है, वो कैसे उनके पीछे खड़ा रहे और साथ-साथ में जब वो इलेक्शन का दिन आए, ठीक है, तो उस समय ये लोग अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं, वोटिंग के लिए जाएँ, तभी वो इसको काउंटर कर पाएँगे। और तभी बीजेपी अपनी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, उसको और आगे लेके जा पाएगी। तो यहाँ पे बीजेपी के लिए कॉम्पिटिशन भी है, ठीक है? और कांग्रेस के लिए एक अपॉर्च्युनिटी भी है। और इसी स्ट्रैटेजी के आई थिंक कांग्रेस जो है, इसी स्ट्रैटेजी पे सबसे ज़्यादा रिलाई कर रही है। क्योंकि उनके पास ना तो अभी कोई नेता है, ना तो कोई नीति है। और जब नेता और नीति नहीं है, तो वो क्या है? वो उसमें है, तब फिर वो फूट डालो और राज करो वाली नीति है। बस वही एक नीति है और इसी के तहत वो लोग काम कर रहे हैं और इसी पे वो जीतने का भी दम भरते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।